हमारी बातों में दम है। जो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, आज तक मुझको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं कि भाई आपने शराबबंदी लागू की से पेपर पे, और शराब माफिया एक पूरा का पूरा तंत्र स्थापित कर दिया जो अंडरग्राउंड काम कर रहा है, हजारों करोड़ का बिजनेस है उनका। गृह मंत्री हैं देश के, वो अपने साथ उस ऐसे आदमी को बिठा रहे हैं जो कि अभी तक नॉमिनेशन फाइल भी नहीं किया, एक छोटी सी पार्टी। बिहार में जनस्वराज जो है वो तीसरा विकल्प बनकर आया। बिहार में चुनाव आ चुका है और छठ भी आ गया। छठ के दौरान जो है उन्होंने ये कहा था कि हम अगर बिहार में जितने लोग जो बिहार से प्रवास करके दूसरे राज्यों में जाते हैं वो अगर बिहार वापस आएंगे तो छठ के बाद नहीं जाएंगे। चुनाव भी नज़दीक है। जनस्वराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ा। हमारे साथ प्रवक्ता कैप्टन राजीव जी हैं। कैसे देखते हैं इस बार जो है चुनाव भी आ गया, छठ भी आ गया, लोग छठ में इसी उम्मीद से बिहार आ रहे हैं कि हम बिहार से वापस नहीं जाएंगे। जनस्वराज ये बातों को पूरा करेगा अगर सरकार बनती है तो? नहीं, ये हमारा वादा है कि जो मजदूर 10-12 हज़ार की रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए जो पलायन करते हैं, पलायन शब्द का मतलब क्या होता है समझते हैं ना, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, मतलब कि यहाँ रोजी रोटी की भी उनको समस्या हो रही है, जो बहुत बुनियादी है, 2 वक्त की रोटी कमाना, उसकी भी समस्या हो रही है, तब ना बाहर जाके कोई मजदूरी करता है। इन सब शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो जो मजदूर बन के जो बाहर जा रहे हैं, अगर उनको यहाँ मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है तो फिर क्या स्थिति है इस प्रदेश की? ये जो इतना लाम काफ दिखा रहे हैं ये लोग कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आप मजदूरी भी नहीं दे पा रहे हैं अपने लोगों को। लाखों की संख्या में जा रहे हैं लोग, पलायन करके जा रहे हैं। पलायन मतलब भागना। कहीं किसी जगह से आप भागते हैं तो इसका मतलब कि वहां रहने का। कैप्टन साहब, आपने जीवन, आप भी जॉब में रहे होंगे, बाहर दूसरे राज्यों में नौकरी की होगी। क्या लगता था कि उस समय आपको ये लगता था कि हमारे जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, वो अपने राज्य में ही काम करें? क्यों नहीं? टू टेल यू द ट्रूथ, हम भी चाहेंगे, हम भी चाहते, लेकिन यहाँ तो उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हम तो स्वेच्छा से गए, चलिए ठीक है, हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई, हम अच्छे परिवार के थे, तो हम तो स्वेच्छा से माइग्रेट किए, हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली करियर बनाने के लिए। चलिए वो उस सब्जेक्ट को अलग रखिए, लेकिन जहाँ हम जाते थे, हम तो बम्बई जाते रहते थे, हमने गुजरात भी देखा है, हम तो मर्चेंट नेवी में थे, तो शिपिंग में हम कई जगह जाते रहते थे। सब जगह देखा है कि बिहारी मजदूर मजदूरी कर रहे हैं। अरे तो वो मजदूरी कर रहे हैं तो हम उनसे कभी कभी बात करते थे, हम पूछते थे, भाई आप मजदूरी करने के लिए यहाँ आए हैं, आपको क्या बिहार में ही मजदूरी नहीं मिल रही है? क्या कि नहीं मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, 7-8 हज़ार रुपये की भी अगर मजदूरी यहाँ मिल जाए तो कोई 12 हज़ार की मजदूरी करने बाहर क्यों जाएगा? अपने परिवार के साथ रहेगा। इसका दूसरा सामाजिक पहलू भी है। वो सब कहते हैं कि साहब हम परिवार छोड़ के आए हैं, हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये हम यहाँ से नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अब हमको लगता है यही कि हम तो मजदूरी किए जीवन भर, हम नहीं पढ़ पाए, हमारा बच्चा भी नहीं पढ़ पाएगा, वो भी मजदूरी ही करेगा, फिर उसका भी। ये तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं है कि नहीं पढ़ पा रहा है, उसका बच्चा कहीं ड्रग में ना चला जाए, उसका बच्चा कहीं शराब की तस्करी में ना चला जाए, उसका बच्चा कहीं क्रिमिनल तो ना बन जाए। आप लोग इतनी रणनीति तैयार किए हुए हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के लोग आपको तोड़ने में लगे हैं। टिकट बंटवारे के बाद कई लोग विरोध में खड़े हो गए। कई लोग आपके पार्टी के जो कैंडिडेट, संभावित कैंडिडेट थे, वो निर्दलीय खड़ा हो गए। अब क्या लगता है, आप जीत पाइएगा, सीट ला पाइएगा? मैं बताऊं, इसके 2 पहलू, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। एक तो है जो आप देख रहे हैं निगेटिव, लेकिन एक और है जो पॉजिटिव, की जनस्वराज जो सिर्फ 3 साल पहले एक अभियान की तरह शुरू हुई, 1 साल हुआ थोड़ा सा उससे ज्यादा, एक पॉलिटिकल पार्टी बनी और उसका टिकट लेने के लिए इतनी होड़ मची हुई है। इसका मतलब कि धरातल पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, लोग हमारी बात समझ रहे हैं, हमारा संदेश घर घर पहुंच रहा है, हमारी बातों में दम है। जो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, आज तक मुझको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं। जो भी बोलते हैं लॉजिकली बोलते हैं, तर्क संगत होती है बात, और उनका जो प्लान है बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के प्रगति के लिए, वो बड़ा प्रैक्टिकल लगता है। कि प्रैक्टिकल है कि बिहार के लोगों को दारू पिलाकर
जो है शराबबंदी खोलकर विकास करे, ये आप लोग का प्लान है ना? जैसा मैंने पहले कहा कि हर चीज का दो पहलू है। आप उसका जो नेगेटिव साइड देख रहे हैं, अब हम उसको पहले तो ये पहले बताइए कि जो शराबबंदी लागू है वो लागू तो है नहीं, वो तो सिर्फ पेपर पे है, हर घर में मिल रहा है। तो आप इस सरकार से जाकर पूछिए कि भाई आपने शराबबंदी लागू की से पेपर पे, और शराब माफिया एक पूरा का पूरा तंत्र स्थापित कर दिया जो अंडरग्राउंड काम कर रहा है, हजारों करोड़ का बिजनेस है उनका। एक तो ये इससे कितनी हानि हो रही है समाज को, उसका जो साइड इफेक्ट है वो कैसा हो रहा है, ये आप जरा उनसे पूछिए, उन्होंने इस पर काम किया। दूसरी बात, आप उत्तर प्रदेश में शराब इजीली अवेलेबल है, झारखंड में अवेलेबल है, बंगाल में अवेलेबल है। आपको अगर शराबबंदी बिहार में करनी है और ये इतनी ही अच्छी चीज है तो आप दूसरे प्रदेशों में भी कीजिए। ये संभव नहीं है कि बिहार में, एक पत्रकार ने हमसे पूछा था कि आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप शराबबंदी अच्छी तरह से लागू करेंगे। हम कहा संभव ही नहीं है लागू करना। आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं ऐसे राज्यों से, ऊपर नेपाल से, ऐसा देश है जहां शराब खुलेआम बिक रही है। आप क्या 4 लाख सिपाही भर्ती करेंगे बॉर्डर कंट्रोल करने के लिए? उसका दूसरा असर होगा, निगेटिव असर होगा, जो संभव नहीं है। आप कोई कहेगा कि हम आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, अरे भाई संभव नहीं है, काहे के लिए ऐसी बात करते हो? नहीं तो अगर ये इतनी अच्छी चीज थी तो आप सब जगह लागू करें। उसके हम और भी चीजें बताते हैं, उसका फायदा क्या हुआ पहले ये बताइए। अगर ये शराबबंदी किए हैं तो क्या फायदा हुआ? क्या आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअली कम हुआ है? जो डाटा दे रही है, ये लोग डाटा तो नहीं दे रहे हैं, डाटा तो केंद्र दे रही है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे नंबर 5, उसमें ये लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक वायलेंस कम नहीं हुआ है। आपके रोड एक्सीडेंट्स वैसे ही हो रहे हैं, घर घर में शराब मिल रही है, सूखा नशा बढ़ गया है, तो फायदा क्या हुआ? एक अंतिम सवाल ले लें कि बिहार में आज केंद्र के तीनों बड़े चेहरे बिहार उतरे हुए हैं, जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, लेकिन जन स्वराज पर कोई हमला नहीं कर रहा है। जन स्वराज से सब बचते नजर आ रहे हैं, सिर्फ आज टारगेट पर है महागठबंधन। क्यों? कारण क्या? ये उनकी जन स्वराज क्या इतना उठ नहीं पाया? नहीं, ये उनकी स्ट्रैटेजी। देखिए, उठ नहीं पाया का तो खैर ये है कि हमारे 3 एमएलए को डरा धमका के, एमएलए कैंडिडेट्स को, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को डरा धमका के उन लोगों ने उनको बैठा दिया। एक को तो जाने ही नहीं दिया नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, दो को अब गृह मंत्री हैं देश के, वो अपने साथ उस ऐसे आदमी को बिठा रहे हैं जो कि अभी तक नॉमिनेशन फाइल भी नहीं किया। एक छोटी सी पार्टी जो अभी भी शुरू हुई है उसके लिए टिकट फाइल करने जा रहा है और उसको अपने घर में बिठा रहे हैं। अरे उसकी क्या औकात है भाई? वो इतना छोटा सा आदमी है, देश का गृह मंत्री, बैठ के 2 घंटा उसको अपने घर में बैठाए हुए है, अपने चेम्बर में, और आप कह रहे हैं कि हमारी कोई औकात नहीं है। ये देख लीजिए, यही है गृह मंत्री का एक्शन जो बता रहा है कि जन स्वराज से कितना डरे हुए लोग, कितनी बुरी हालत है। नहीं बोल रहे हैं, ये हो सकता है कि उनकी स्ट्रैटेजी हो कि ऐसा न लगे लोगों को कि हम बहुत पावरफुल हैं, हमारा बहुत समर्थन है। वो जो कर रहे हैं वो उनको करने दीजिए, हमारा काम है कि हम घर घर में कितना सीट ला रहे हैं। नहीं, वो तो अब सीट का प्रेडिक्शन वगैरह तो हम लोग करना संभव नहीं है। जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने कहा कि लोगों को एक लीप ऑफ फेथ लेना होगा। उनको एक बार अगर ये जरा सी बात फैल गई कि हाँ यही एक वायबल ऑल्टरनेटिव है, जो ऐसा विकल्प हम लोग दे रहे हैं जो कि वायबल है, तो फिर या तो अर्श पे हम रहेंगे या फर्श, और नहीं, अगर वो उनको लगता है कि नहीं और थोड़ा समय और दे इस पार्टी को, तो या तो फिर फर्श। देखिए, जन स्वराज या अर्श पे रहेगा या फर्श पर, ये तो 14 नवंबर ही बताएगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।